जय हिंद दोस्तों इमेजिन करिए अगर भारत के पड़ोसी देश में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए जिसके संबंध भारत के साथ कभी भी अच्छे नहीं रहे, जो हमेशा से भारत के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी ही करते आया है, चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ नॉर्मल रिलेशंस हो, बल्कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो बनी ही ईस्ट पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी खतरे वाली बात है। और कारण यही है कि भारत हर एक स्टेप पर कॉशियस है। ऐसा मत समझिएगा कि भारत ने किसी प्रकार की तैयारी नहीं करी है। भारत मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार है। और भारत जो बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जो इंटरनल डिप्लोमेसी चल रही है, इंटरनल पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उससे रिलेटेड भी कॉशियस है। अब जो आपके पास और हमारे पास डेवलपमेंट आया, आज जो द हिंदू में भी आर्टिकल आया है, अगर उसकी बात की जाए तो लगभग 18 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो एक्स चेयरमैन है, जो एक्टिंग चेयरमैन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के जो सुपुत्र है, उनकी वापसी होने जा रही है। वो भी उस मोमेंट पर जब बांग्लादेश चुनाव के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहा है। अब इमेजिन करिए, फैब के मंथ में बांग्लादेश में चुनाव होना है। और अगर ऐसे सोचे तो बांग्लादेश में दो ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। एक है अवामी लीग जो शेख हसीना की है, जिसे बैन कर दिया गया है इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा, और ये वही इंटरिम गवर्नमेंट है जो बीएनपी के नक्शे कदम पे चल रही है। और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे बड़ी, उसका नाम है बीएनपी। तो आपको लगता है, खुद सोच के देखिए, आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाला है वो फेयर रहेगा, फ्री रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा? वो कुछ ऐसा चुनाव होगा जो सबके लिए बिल्कुल एक जैसा हो और एक डेमोक्रेटिक पार्टी को स्टैब्लिश करेगा। जब किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर आवाज उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर काहे का चुनाव? आप इससे समझ सकते हो। और यहां पर जो ग्राउंड्स तैयार किए गए हैं वो फेवर कर रहे हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को, जिसका नाम है बीएनपी। और यहां पर आप देखिए, ये जून के मंथ की फोटो है जिसमें तारिक रहमान मोहम्मद यूनिस के साथ हाथ मिला रहे हैं। आप समझ सकते हैं, अगर बॉडी जेस्चर भी आप देखोगे तो गर्मजोशी के साथ हाथ मिला रहे हैं। उनको पता है कि जो ग्राउंड्स तैयार किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीएनपी को ही फेवर करने वाले हैं। लेकिन यहां पर तारिक रहमान के साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। मैं आगे आपको पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल जो अपडेट्स है हमारे पास, हर एक न्यूज चैनल में अगर आप देखोगे तो तारिक रहमान की जो बांग्लादेश में एंट्री हुई है वो बुलेट प्रूफ व्हीकल के साथ हुई है। अगर वो किसी एक प्रोटेस्टर्स को, आंदोलनकारियों को, उनके जो समर्थक, उनको भी अगर कोई संबोधन दे रहे हैं तो सब चीज बुलेट प्रूफ में हो रही है। इसका मतलब वो खुद भी कॉशियस है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से स्थिति चल रही है वो उनके लिए भी फेवरेबल नहीं है। और यहां पर 18 साल के बाद उनकी वापसी बांग्लादेश में हुई है। आवामी लीग ने भी तारिक रहमान और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी कुछ इसी तरीके से परेशान किया था। वैसे तो देखा जाए, जब यहां पर खालिदा जिया की जब सरकार थी, अप्रोक्सीमेट ईयर की अगर बात की जाए 2001 से लेकर 2006 तक, तो इनके ड्यूरेशन में भी अतः वायलेंट हुआ था, अतः बम ब्लास्ट हुए थे। ऑलमोस्ट 63 डिस्ट्रिक्ट में बम ब्लास्ट हुए थे, जिसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था। और बाद में आवामी लीग की जब सरकार बनती है तो इनके ऊपर भी सेम टाइप ऑफ चार्जेस लगाए जाते हैं। और इनके ऊपर यह भी चार्ज लगाया जाता है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी बांग्लादेश की शेख हसीना को असैसिनेट करने का एक प्रयास किया था, जिसके कारण इन्हें एक्साइल कर दिया गया। और लगभग 17 साल तक ये एक्साइल्ड थे, लंदन में रह रहे थे। इनकी फिलहाल वापसी हो चुकी है कहां पर? बांग्लादेश में। आप देखिएगा, तारिक रहमान बुलेट प्रूफ एंट्री इन ढाका, लेट्स गैदर टू वेलकम हिम। और यहां देखिए, बीएनपी एक्टिंग चेयरमैन, सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, तारिक रहमान टू अराइव टुडे आफ्टर नियरली 18 ईयर्स इन एक्साइल इन यूके। लंदन में रहते थे। रहमान is scheduled to address party members visit ailing mother who remains hospitalized in the capital। बहुत लंबे समय से इनकी जो माता श्री है वो हॉस्पिटल में बीमारी से ग्रस्त है। ढाका में संबोधन करने के बाद ये अपनी माता जी से मिलने जाने वाले हैं। लेकिन ये पूरा जो सिनेरियो हो रहा है, इसमें ये किसी भी तरीके से बुलेट प्रूफ व्हीकल से नीचे नहीं उतरने वाले हैं। मतलब इनकी भी जान को थ्रेट है। और आप समझ सकते हैं थ्रेट किस चीज से है। वो अननोन गनमैन से है, जो इनके लीडर्स को टारगेट कर रहा है, जो रेडिकल इस्लामिस्ट लीडर है उनको टारगेट कर रहा है। आपने सुना होगा उस्मान हदी की हत्या की गई, उसके बाद एक और स्टूडेंट रेडिकल लीडर की भी हत्या की गई। और यहां पर जो हत्याएं चल रही है, इसका सीधा सीधा एलिगेशन जो लगाया जा रहा है वो दो के ऊपर लगाया जा रहा है। पहला तो है बांग्लादेश की तरफ से जो एलिगेशन है, वो पहला है आवामी लीग के ऊपर और दूसरा है भारत के ऊपर। क्योंकि भारत के ऊपर इनको लगाना भी जो एलिगेशन, उसका सीधा सा तात्पर्य है कि जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, भारत की लिस्ट में
मोस्ट वांटेड रहते हैं, अननोन गनमैन अक्सर आप देखेंगे ना तो उन्हीं को हमेशा टारगेट करते आए हैं, उन्हीं को हमेशा एलिमिनेट करते हैं। सेम सिनेरियो यहां पर भी जनरेट हो रहा है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो देखिए अभी के जो अपडेट है मैं आपको बताता हूं साफ साफ, बहुत एक विशाल क्राउड पूरा गैदर हुआ है जो बीएनपी सपोर्टर्स का बताया जा रहा है। और ढाका की जो सड़कें बंद थी, याद रखिएगा कल रात को ही ढाका के एक फ्लाईओवर से बम फेंका गया था जिसमें एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई। मतलब बम इंटेंशनली फेंका गया था। मतलब मान के चलिए कि ढाका अभी सेफ तो नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। टारगेट क्लीनिंग की जा रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और इसी बीच इनकी एंट्री हो रही है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तहरीक रहमान की। अब देखिएगा लंदन में जाने का कारण इनका सिंपल सा था, जैसे शेख हसीना आज भारत में है वैसे ही ये भी लंबे समय से एक्साइल थे, लंदन गए थे। अब यहां पर लंदन इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि हमेशा ये भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। इनकी जो पॉलिसीज रही है, इनके जो एजेंडाज रहे हैं वो हमेशा भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी वाले रहे हैं। वहीं अगर शेख हसीना की बात की जाए तो भारत के टर्म से शेख हसीना की ड्यूरेशन में सबसे अच्छे थे। मतलब यहां पर भारत का इन्फ्लुएंस था, भारत और बांग्लादेश दोनों ही तरक्की कर रहे थे, लेकिन इनके साथ बिल्कुल उल्टा है। अब देखिएगा इंटरिम गवर्नमेंट ने फिलहाल पूरी इनकी एक अरेंजमेंट किया है, इनके आने का वेलकम किया है, हाई सिक्योरिटी भी इंटरिम गवर्नमेंट ने करी। अब आप समझिए इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन बांग्लादेश में किया ही इसलिए गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बांग्लादेश को चला सके और फैब में होने वाले जो इलेक्शन से उसे बिल्कुल फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से करा सके, साथ ही साथ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुना जा सके। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट ने क्या किया? पहली बात तो इंटरिम गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ करी, भारत के साथ स्ट्रेन जो टाइज थे उनके उसको पूरे तरीके से स्ट्रेन किया, खराब किया। दूसरी चीज आवामी लीग के ऊपर बैन लगा दिया गया और कोर्ट के माध्यम से शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना दी गई। अब आप समझ सकते हैं डेथ सेंटेंस भी उस वक्त सुनाई गई जब शेख हसीना कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इसलिए जो स्टेटमेंट चला था उस वक्त इन हर एब्सटेंशिया चला था। और आप इमेजिन कर सकते हैं जब आप ही का केस लड़ा जा रहा हो, आप ही अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में ना हो, तो फिर किस तरह की वो कार्रवाई हो सकती है। मतलब वहां पर जो जजेस बैठाए गए थे वो भी मोहम्मद यूनिस के द्वारा बिठाए गए थे, जो गवर्नमेंट एडवोकेट था वो भी मोहम्मद यूनिस के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का मजाक किया होगा उस पर्टिकुलर कोर्ट में जिसने एक तरफा निर्णय सुनाया किसके अगेंस्ट में, शेख हसीना के अगेंस्ट में। अब देखिए जो एंट्री हो रही है इसमें पूरा का पूरा इंटरिम गवर्नमेंट एक ही पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रही है जिसका नाम है बीएनपी। अब इनका जो रिटर्न है ऑब्वियस सी बात है ये पूरे एक पॉलिटिकल इवेंट का सबसे बड़ा इवेंट बताया जा रहा है बांग्लादेश के रेफरेंस में। जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है अगस्त 2024 से, रहमान has projected BNP as a party seeking unity, pluralism and human rights guarantees। अब रहमान की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो खुद को यूनिटी का मसीहा बता रही है, प्लूरलिज्म का मसीहा बता रही है और ह्यूमन राइट्स की गारंटी दे रही है। वो ह्यूमन राइट्स जिसे ताक झाक कर दिया था अभी 2 दिन पहले दीपू चंद्र की हत्या के बाद। और दीपू चंद्र की हत्या के बाद एक और माइनॉरिटी के घर में भी आग लगा दी गई जिसमें माइनॉरिटीज के जो लोग थे वो बंद थे। इसको लेकर भारत में भी प्रोटेस्ट हुआ है। मैं आपको प्रोटेस्ट की आगे इमेज दिखाऊंगा, लेकिन आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस प्रोटेस्ट में खून बहा तो प्रोटेस्टर का ही बहा जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के लिए प्ले कार्ड उठा रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो वहां पर भी अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां देखिएगा, यहां पर पूरी चीजें उस वक्त भी इंटेंसिफाई अभी भी चल रही है जब से यूथ लीडर ओस्मान हदी की हत्या की गई है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के जो मीडिया हाउसेस थे जो एक प्रकार से जिनके ऊपर आरोप था कि वो आवामी लीग के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, बीएनपी को अच्छे से शो नहीं कर रहे ना मोर ट्रांसपेरेंट वे, उनको भी टारगेट किया गया। जिसमें मीडिया हाउसेस की बात की जाए तो डेली स्टार भी है और प्रथम आलो नाम का भी एक मीडिया हाउस है, इसे जला दिया गया और जर्नलिस्ट को उसी के अंदर बंद करके रखा था काफी लंबे समय तक। अब वैसे तो देखा जाए कि ओस्मान हदी की जो हत्या की गई उसके ऊपर भी अभी कार्रवाई चालू है, लेकिन फिर भी चीजें बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बीजेपी ने अभी वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में धरना प्रदर्शन किया था। बीजेपी ऑन वेडनेसडे स्लैम्ड कोलकाता पुलिस फॉर एक्शन अगेंस्ट पीपल प्रोटेस्टिंग द अटैक ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, called it the height of appeasement politics by the ममता बनर्जी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। देखिए बांग्लादेश से सटा हुआ वेस्ट बंगाल जो भारत का राज्य है, ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश से भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सबसे ज्यादा जो कंसर्निंग हमारे लिए स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में ही मौजूद है। अब देखिए जब
दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी तब बीजेपी ने इसका मुद्दा उठाया था। कोलकाता में उग्र प्रदर्शन चल रहा था। उग्र प्रदर्शन की बात यह है कि प्रदर्शन चल रहा था जिसमें माइनॉरिटीज के लिए एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जो कोलकाता पुलिस है उन्होंने भी वायलेंटली उसे सप्रेस किया, और वायलेंटली सप्रेस करने के कारण मैं आपको इमेज दिखाता हूं आगे कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, उन्हें नुकसान हुआ, और नुकसान भी कुछ ऐसा हुआ कि खून भी बहा है प्रदर्शनकारियों का। अब जब खून बहा है तो आप इमेजेस देख सकते हैं कि इसका भी मुद्दा बनाया गया है। यहां पर प्रदर्शनकारी एक माइनॉरिटी के हक के लिए आए थे। ये वैसे ही प्रदर्शन है जैसे कि आप भारत में देखते हैं, अलग अलग शहरों में होता रहता है। आपने देखा होगा गाजा को लेकर प्रदर्शन हुआ था पूरे भारत में, गाजा के अलावा फलस्तीन को लेकर प्रदर्शन हुआ था। लेकिन जब एक हिंदू की हत्या हुई है बांग्लादेश में, माइनॉरिटी को लिंच किया गया, पहले तो मारा, फिर पीटा, फिर उसे जला दिया गया, लेकिन जब इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ तो देखिए प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए भी वही बल का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए था। यहां पर भी आपको ह्यूमन राइट वायलेशन दिखेगा और एक प्रकार से दोगलापन भी दिखेगा। इसे अपन सूडो सेक्युलरिज्म भी बोल सकते हैं, हिपोक्रेसी भी बोल सकते हैं, जो एक प्रकार की अपीसमेंट पॉलिटिक्स है जिसे फिलहाल बीजेपी ने कोलकाता में टारगेट किया है कि आपकी आवाज पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी के लिए तो उठ जाती है लेकिन दूसरी के लिए आप शांत रहते हैं। अब ये बांग्लादेश के लिए क्यों जरूरी है? सीधी सी बात है, इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने आए हैं बीएनपी के तारिक रहमान, और यहां पर अगर आप देखोगे तो रहमान हमेशा बीएनपी को, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ह्यूमन राइट्स का विक्टिम बताती है, मतलब जिनका ह्यूमन राइट्स अब्यूज हुआ उसका विक्टिम बताती है, और नेशनल यूनिटी का एडवोकेट करती है। एडवोकेशन भी कुछ इस तरीके से होता है कि उनके लिए नेशनल यूनिटी का मतलब है कि अपने आप में बांग्लादेश फर्स्ट, एक प्रकार से वहां की राइट विंग पार्टी मानी जाती है। लेकिन हमेशा से यहां पर जो कंसर्न रेज हुआ है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर हुआ है। अब देखा जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी होगा जब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को बराबरी का मौका दिया जाए। लेकिन इस पूरे पिक्चर में से, सुनिएगा ध्यान से, इस पूरी पिक्चर में से आवामी लीग गायब है क्योंकि उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। अब जिस मोमेंट पे तारिक रहमान बांग्लादेश आ रहे हैं, कल रात को ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने फिर से ढाका की राजधानी को गहरा दिया है। मतलब संकट जो है अभी ढाका में वो बना हुआ है, बड़े स्केल पे बना हुआ है। एटलीस्ट 1 killed in crude bomb explosion in Bangladesh, Dhaka. Witness unidentified man hurled the bomb from a flyover in front of a Bangladesh Mukti Jodha Sangh Sadh, the central office of 1971 Liberation War veterans in Dhaka. आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर 1971 लिबरेशन वॉर वेटेरन के सेंट्रल ऑफिस के ऊपर से बम फेंका गया। तो आप समझिए कि इंटेंशन यहां पर साफ है। आवामी लीग का अस्तित्व भी नहीं चाहती वहां के प्रदर्शनकारी, और जो भी इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। अब जो लार्ज क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा है ढाका में, जो रैली को ये संबोधित करने वाले हैं, यहां पर सरकार ने ये पूरा इंश्योर किया है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरे टाइट रहेंगे, और जितने भी पब्लिक मूवमेंट हो रहे हैं उनके लिए टोल फ्री एक्सप्रेस खोले जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इनके पर्टिकुलर रैली कैंपेन में शामिल हो सके। अब ध्यान में रखिएगा आपको कि अगर आप इनके पुराने टेन्योर की बात करें तो देखिए, फिलहाल तो पुराने टेन्योर की अगर बात की जाए तो यहां पर इनकी भी कोई अच्छी एक प्रकार से सरकार नहीं रही है। जब 2001 से लेकर 2006 तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी तो हर तरीके से आपको वो गतिविधियां मिलेंगी जो भारत के अगेंस्ट में थी। यहां पर अगर बात की जाए, जब जब बीएनपी की गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश में, तब तब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को और ज्यादा मजबूती मिली है, वो राइज हुए हैं, पनपे हैं, बल्कि उनके लिए एक स्वर्ग जैसा रहा है। कारण यही है कि बीएनपी का जो रुझान रहा है वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल आपको मैच खाता हुआ मिलेगा। जब जब बीएनपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तब तक ऐसे मिलिटेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशन पनपे है जिसको भारत को हमेशा खतरा रहा है। और यहां पर भी हुआ वही था, जब लास्ट टाइम इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, जिसने नंबर ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट कैरी किए थे पूरे बांग्लादेश में। ऑलमोस्ट 63 डिस्ट्रिक्ट्स में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अगस्त 2005 में। काफी ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी, आपके सामने इमेजेस भी है, जिसको लेकर बाद में इनकी सरकार गिर भी जाती है। आवामी लीग इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी करती है, जिसके कारण ये एक्साइल होकर वापस कहां चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। तो आप समझिएगा जो पास्ट टेन्योर है उसमें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप राइज हुए हैं और भारत बांग्लादेश के टाइज खराब हुए। अब आप समझिए, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को अगर रहने के लिए एक स्वर्ग मिल रहा है तो वो तो भारत के लिए खतरे की बात है, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की जो आइडियोलॉजी है वो वही है जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी वहां का आतंकवादी संगठन ही माना जाता है। कंसर्न फ्रॉम इंडिया ऑब्वियस सी बात है, बॉर्डर सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट को लेकर इंसर्जेंसी और माइनॉरिटीज की सेफ्टी भारत का अब तक का सबसे बड़ा कंसर्न है, और ये अब यहां पर पूरी चीजें आपको दिखेंगी बनती हुई।
अब आपको समझना होगा कि जब से ये पूरा हो रहा है तो भारत की क्या अप्रोच है। तो भारत, सिंपल सी बात है, हर एक स्टेप को लेकर यहां पर कॉशियस है। फिलहाल भारत की जो पॉलिसी चल रही है वो अभी भी नॉन इंटरफेरेंस की है, लेकिन मॉनिटरिंग काफी ज्यादा कर रहा है, कॉशियस है। फोकस एरिया अभी भी भारत का सेम ही है कि अगर बीएनपी भी बनती है तो यहां पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज और बे ऑफ बंगाल में स्टेबिलिटी भारत का सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज भारत के मिलिट्री बेसेस भी तैयार है। भारत 4 मिलिट्री बेस का ऑपरेशन कर चुका है, जो क्लोज टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं बल्कि क्लोज टू बांग्लादेश के चिकन नेक 1 जो रंगपुर डिवीजन वाला है, चिकन नेक 2 जो चिटगांव हिल ट्रैक वाला है, वहां पर एक्टिव हो चुका है। इलेक्शन आउटकम में इन्फ्लुएंस बीबीआईएन इनिशिएटिव, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो प्रोजेक्ट्स है, मैं आपको बताता हूं लिस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट्स है, जिसमें आप एनर्जी की बात करें, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पोर्ट और कनेक्टिविटी में यूज ऑफ चटगांग मोंगला पोर्ट्स बाय इंडिया, अखूरा अगरतला रेल लिंक, खुलना मंगोला पोर्ट रेल लाइन, बीबीआईएन मोटर व्हीकल फ्रेमवर्क, काउंटर टेरर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, तीस्ता एंड अदर रिवर कोऑपरेशन मैकेनिज्म। इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, स्ट्रेटेजिक भी प्रोजेक्ट्स है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलते आए हैं। और ये सब उस वक्त इनकी फाउंडेशन रखी गई थी जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, और ये सब प्रोजेक्ट्स इनिशिएट भी हो चुके थे। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स भारत के द्वारा बांग्लादेश में किए जा रहे हैं, चाहे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पोर्ट के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रोड और रेल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब भारत के लिए भी बांग्लादेश से अगर कोई ट्रेड रूट जा रहा है तो वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए क्रिटिकल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए क्रिटिकल है। लेकिन अगर बीएनपी की गवर्नमेंट बनती है तो देखिए यहां पर हर प्रकार से हर एक प्रोजेक्ट को या तो रिव्यू मोड में रखा जाएगा या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाएगी, डिस्प्यूट क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि बीएनपी का एक सीधा सा एजेंडा है, एम है कि बीएनपी नहीं चाहता कि बांग्लादेश में किसी भी तरीके का इंफ्लुएंस हो। इसीलिए यहां पर हर तरीके से आपको बीएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक प्रोजेक्ट में अपोज मिलेगा, अपोजिशन मिलेगा, मतलब एक प्रकार से विरोध ही मिलेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत की तरफ से भी रुक जाए, जिसको अब हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि तहरीक-ए-रहमान की अगर पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो जाहिर सी बात है भारत के संबंध तो खराब होंगे, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि भारत को भी अब समय आ चुका है कि कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटीज को। और हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी बन भी जाती है तो हमारे लिए और चिंता की बात हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो फिलहाल इंडियन ओशन रीजन में चेंज हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।